Gravitation. This is the first lesson of 10th class. ग्रेविटेशन, जब भी ग्रेविटेशन की बात आती है तो हमें कौन याद आता है? सर इसाक न्यूटन। सर इसाक न्यूटन ने बुक लिखी थी जिसका नाम था प्रिंसिपिया। प्रिंसिपिया बुक में ही उन्होंने लॉज ऑफ मोशन, थ्योरी ऑफ ग्रेविटी, लॉज ऑफ मोशन, थ्योरी ऑफ ग्रेविटी और न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, थ्योरी ऑफ ग्रेविटी, इक्वेशन ऑफ मोशन, ये सारी बातें उसमें लिखी थी वो बुक में प्रिंसिपिया। तो ये ग्रेविटेशन की जब बात करते हैं हम, ग्रेविटेशन इज अ force of attraction. We know gravitation means force of attraction. तो ग्रेविटेशन कहाँ लिखा उसने? He wrote the book. Name of book is Principia. In that book, he explained about laws of motion, equation of motion and theory of gravity. ये तीन बातें उसमें उन्होंने एक्सप्लेन की। और इक्वेशन ऑफ मोशन भी उन्होंने उसमें लिखा है। लेकिन जब उनकी ये बुक बनी उसके पहले केपलर्स के लॉ आए थे। केपलर्स के लॉ है वो लॉ जो उन्होंने बोले हैं, केपलर्स 3 लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। प्लैनेटरी मोशन के 3 लॉज उन्होंने बताए थे दुनिया को, लेकिन उसको प्रूफ नहीं किया, लेकिन इन्होंने मैथमेटिकली प्रूव करके दिखाया। और इन्होंने एक मैथमेटिक्स में भी इनका बड़ा रोल है, जो कैलकुलस भी इन्हीं के वजह से मैथमेटिक्स में ऐड हुआ। तो ये सारी चीजें किनके नाम जाती है? सर इसाक न्यूटन। अब ये हो गया न्यूटन के बारे में। अब हम देखते हैं ग्रेविटेशन। अब मेन कंसेप्ट पे आते हैं ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन क्या है? अपन 9th में पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं? व्हेन वी अप्लाई फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट देन व्हाट हैपन। 9th में पढ़े। जब हम किसी बॉडी पे, किसी ऑब्जेक्ट पे जब फोर्स देते हैं तो 3 बातें होती है। क्या होती है? चेंज द डायरेक्शन, चेंज द स्पीड, चेंज द शेप। हम पढ़े व्हेन वी अप्लाई फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट देन इट मे बी चेंज इट्स डायरेक्शन। यदि हम स्पंजी कोई लेते हैं सब्सटेंस और उस पर प्रेस करते हैं, फोर्स लगाते तो उसका शेप बदलता है। यदि कोई फोर्स से आता है और उसको हम, कोई दौड़ के आ रहा है, उसको फोर्स दे दिया तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है और स्पीड भी चेंज हो जाती है। तीनों बातें घटती है कब? व्हेन वी अप्लाई फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट। और क्या है, एक क्वेश्चन पूछा है हमको इस बुक में, जब ग्रेविटेशन की शुरुआत होती है तो क्या है, फोर्स से ऑब्जेक्ट पे क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं? क्या इफेक्ट्स होते हैं? चेंज द डायरेक्शन, चेंज द स्पीड एंड चेंज द शेप। 3 बातें होती है व्हेन वी अप्लाई फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट। और दूसरा है व्हाट टाइप ऑफ फोर्सेस वी नो। हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जानते हैं, ये ग्रेविटेशनल फोर्स जानते हैं, ये कुछ फोर्स हम जानते हैं। और ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में आप क्या जानते हैं? इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स। एंड अब हम चलते हैं ग्रेविटेशन पे। व्हाट इज ग्रेविटेशन? ग्रेविटेशन का जन्म कैसा हुआ? हम जानते हैं, एक स्टोरी पढ़ी है और वो रियल स्टोरी है। व्हेन सर इसाक न्यूटन सिटिंग अंडर ए ट्री, एप्पल फॉल्स डाउन। When apple falls down, he start to think why this, and many question arises in his mind. He thought that why this apple
comes down. Why not he fly horizontally? तो ये जो एप्पल गिरा है वो एकदम परपेंडिकुलर क्यों गिरा, ऐसा हॉरिजॉन्टली क्यों नहीं गिरा, इसमें एंगल नहीं बना, वो एप्पल और जमीन के साथ कोई एंगल नहीं बना और सीधा ही नीचे गिर गया, क्या रीजन हो सकता है? तो उन्होंने इसके लिए बड़ी मेहनत की, कड़ी मेहनत की, और साइंस में अपने को मालूम है विदाउट प्रूफ, विदाउट एक्सपेरिमेंट सारी दुनिया नहीं मानती, तो उन्होंने प्रूफ करके बताया, सब पूरी मशक्कत की और एक ग्रेविटेशन का जन्म हुआ। तो ग्रेविटेशन का क्या है? इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्टिव। उनको लगा कि जब एप्पल नीचे आया मीन्स देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। The force of attraction is not between two objects on the earth, but force of attraction is all object of the universe. It is a force of attraction between two objects which exist in the universe. Universe में जितने भी दो ऑब्जेक्ट्स हैं, वो यदि दो ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अब इसके बाद हम चलते हैं फोर्स एंड मोशन पे। फोर्स ऑफ मोशन, डायरेक्शन, फोर्स ऑफ मोशन। मान लेते हैं एक स्ट्रिंग लेते हैं और स्ट्रिंग को एक पत्थर बांध के यदि हम ऐसा राउंड राउंड घुमाते हैं तो व्हाट विल हैपन? Motion is circular. That moving in circular. That is a circular motion. जो भी सर्कुलर घूमता है उसे हम क्या कहते हैं? सर्कुलर मोशन कहते हैं। तो क्या होता है? When we any string applying force and it moves circular, तो ऐसा क्यों होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर घूमता है तो एक वहां फोर्स, जहां हमारी उंगली है और उंगली से मान लो यहाँ उंगली है और यहाँ हम घुमा रहे एक रस्सी से, तो ये सा राउंड राउंड घूम रहा है। क्यों? क्योंकि इधर भी फोर्स, ये भी जो स्ट्रिंग है इधर फोर्स अप्लाई हो रहा है, तभी वो राउंड घूम सकते हैं। तो वो सेंटर सीकिंग जो फोर्स होता है उसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स इज अ सेंटर सीकिंग फोर्स। जब हम गेम खेलते हैं, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे दो हाथ खींचते हैं इधर उधर और फुगड़ी खेलता है ना, गोल 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 राउंड राउंड फुगड़ी खेलते हैं, उस समय वो इधर खींचता है, ये उधर खींचती है, तो यहाँ सेंटर पे फोर्स आता है, दैट इज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। जो हम सेंटर पे जो फोर्स अप्लाई करते हैं उसे क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। अब इस सेंट्रीपिटल फोर्स के बाद हम देखते हैं केपलर्स लॉ। केपलर्स लॉज क्या देखते हैं? केपलर लॉज। Kepler's laws. Kepler's laws of planetary motion. तो ये केपलर्स लॉ पढ़ने के पहले हमको इलिप्स क्या होता है ये पढ़ना पड़ेगा। इलिप्स का शेप इस प्रकार होता है। वेन यदि एक कोन है, उनको यदि इंक्लाइंड प्लेन में हम काटते हैं, इंक्लाइंड प्लेन में जब काटते हैं तो उससे जो हमको फिगर मिलती है दैट इज इलिप्स। इलिप्स दिस एक्सिस, y एक्सिस, इसको दो फोकल पॉइंट्स होते हैं। क्या बोला मैंने? इलिप्स। इलिप्स के बारे में जानना जरूरी है। इलिप्स आएगा, ये कोनिक सेक्शन में आता है,
इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, वो जो 11th में तुम डिटेल में पढ़ोगे इलिप्स के बारे में। इलिप्स क्या होता है? इलिप्स ये शेप जो है वो इलिप्स का है, और ये कहाँ से मिलता है हमको? जब कोन को इंक्लाइन प्लेन में काटते हैं तो हमको इलिप्टिकल शेप मिलता है, और इसको दो फोकल पॉइंट्स होते हैं, F1 एंड F2। और ध्यान में रखना है डिस्टेंस हमेशा, ये F1 है, इसको ये दे दिया और इधर ले लिया, B दे दिया, यदि इधर C दे दिया, यदि इधर D दे दिया, तो इसमें क्या होता है? ये फोकल लेंथ से जो लेंथ है फोकल पॉइंट से FC, लेंथ FC प्लस F1C प्लस F2C, इसी के बराबर F1C प्लस F2C इसी के बराबर होता है F1A प्लस F2A, उसी के बराबर होता है F1B प्लस F2B, उसी के बराबर होता है F1D प्लस F2D। यानी हम ये इस कहीं पे भी पॉइंट लो एलिप्स पे, तो दोनों फोकल लेंथ से उसका डिस्टेंस, दूसरा कहीं पे भी पॉइंट है, दोनों फोकल लेंथ की डिस्टेंस की एडिशन, यहाँ के फोकल लेंथ की एडिशन सेम होती है। यानी F1C प्लस F2C इक्वल टू आएगा F1A प्लस F2A इक्वल टू आएगा F1B प्लस F2B इक्वल टू आएगा F1D प्लस F2D। यानी इलिप्स पे कहीं पे भी पॉइंट दो तो ये दो फोकल लेंथ से उसका दोनों फोकल लेंथ को ऐड करो, दूसरा कहीं पे भी पॉइंट लो, दोनों फोकल लेंथ से उसका डिस्टेंस ऐड करो तो दोनों सेम रहेंगे, कहीं पे भी पॉइंट लो तो डिस्टेंसेस इक्वल रहेंगे। ये है इलिप्स की प्रॉपर्टी। दो फोकल लेंथ होते, फोकल पॉइंट्स होते हैं, ये फोकल पॉइंट्स F1 एंड F2, और इलिप्स पे कहीं पे भी पॉइंट लिया तो वहां से ये और ये डिस्टेंस उसी के बराबर, ये और ये डिस्टेंस उसी के बराबर, ये और ये डिस्टेंस रहेगा। तो ये इलिप्स के बारे में हो गया। और केपलर्स लॉ जानने के पहले हमको इलिप्स पढ़ना जरूरी है, इसलिए बहुत शॉर्ट में मैंने इलिप्स के बारे में जानकारी आपको दे दिया। तो पहला लॉ में कहते हैं केपलर्स, ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व इन इलिप्टिकल ऑर्बिट। यानी क्या होता है? द ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट इज एन एलिप्स with the sun at one of foci। यानी एक जो दो फोसा है यहाँ पे F1 और F2, कितने फोसाई है? 2 फोसाई। तो उसका क्या कहना है? इसका केपलर्स का कहना है कि the orbit of the planet is an ellipse and two foci, F1 and F2. Foci is a plural form of focal points। फोकल पॉइंट का प्लूरल फॉर्म क्या है? फोसाई। तो एक सन एक्ट करता है, एक फोसाई क्या एक्ट करता है? सन। और यहाँ यदि प्लैनेट है, प्लैनेट ऐसा इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं और एक फोसा एक्ट एज द सन। तो ये पहला लॉ है। क्या कहना है पहला लॉ का? द ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट इज एन इलिप्स विद द सन एट वन ऑफ इट्स फोसाई। सन क्या होता है? इसका एक फोसाई, फोकल पॉइंट पे होता है सन, और ये जो घूमते हैं वो कैसा घूमते हैं? इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं। ये फर्स्ट केपलर लॉ। क्या है फर्स्ट केपलर लॉ? द ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट इज एन एलिप्स एंड वन फोसाई इज एज अ सन। अब सेकंड लॉ क्या है? अब ये फोसाई, ये प्लैनेट घूम रहा है, यहां से पहले यहां था,
फिर यहाँ आ गया, समझो इसको 7 आवर लगे। कितने लगे? 7 आवर। तो यदि ये सेंटर से इसको जोड़ देते तो इसका जो एरिया है, अब ये प्लेनेट 7 आवर में मान लो यहाँ आ गया, पहले ये पे था, फिर पोजीशन बी पे आया, कितने समय में? 7 आवर में, और बाद में 7 आवर में मान लो ये सी पे आया प्लेनेट। तो इसको यदि सेंटर से जोड़ देते हैं तो ये एरिया और ये एरिया सेम रहेगा। एरिया ऑफ दिस पोर्शन इज इक्वल टू द एरिया ऑफ दिस पोर्शन। ये सेकंड लॉ है। क्या कहता है सेकंड लॉ? द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट्स एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। यदि हम सर्कल से लाइन ज्वाइन करते हैं तो ये स्वीप्स इक्वल एरियाज इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी उतने ही समय में वो उतना ही एरिया कवर करता है, यानी स्वीप्स करता है। ये यहाँ से इंटरनल एरिया कैसा रहता है उसका? इक्वल रहता है। यदि और 7 आवर में ये यहाँ से यहाँ तक आ गया, ये यहाँ तक आ गया 7 आवर में, तो ये एरिया भी इतना ही रहेगा। तो इट्स द प्लैनेट, द लाइन जॉइन फ्रॉम द सन to the position of planet, it sweeps equal area in equal interval of time. The line joining the planets and the sun sweeps equal area in equal interval of time. अब थर्ड है, हाँ, now we see the third law, Kepler's third law. If this is the sun, F2, this is sun, planet, R equal to, let R is the mean distance from sun to planet, from sun to planet, and T is a time period of revolution. यदि प्लैनेट को घूमने का समय यदि टी लेते हैं और सन से प्लैनेट का मीन डिस्टेंस यदि आर लेते हैं, then Kepler's third law says that the square of its period of revolution means t square. The square of period time period क्या लिया है हमने? t. Square of its period of revolution is directly proportional to the cube of mean distance. Directly proportional to the cube of mean distance means the square of its period of revolution around the sun is directly proportional to the cube of mean distance of planet from the sun. क्या कहता है Kepler's third law? Kepler's third law says that if r is a mean distance from planet to sun and t is a time for the revolution, यानी घूमने को लगने वाला समय जो है वो t लेते हैं, then Kepler's third law says that the square of the time of revolution of planet is directly proportional to the cube of mean distance from planet to the sun. And mathematically we write this. This means as t square equal to kr cube. This means t square upon r cube equal to k. Means the ratio of square of time period and r cube constant. K means constant. क्या रहता है? ये कांस्टेंट रहता है। तो ये है केपलर्स के 3 लॉज। अब इसके बाद हम देखते हैं न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है? जो हमको मेन है वो जो पढ़ना है
न्यूटन का जो लॉ है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है? तो इफ ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, हमें मालूम है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। मान लो दो ऑब्जेक्ट लेते हैं अपन, लेट M1 and M2 are two objects, और distance between them is M1, M2 are the masses. M1 and M2 are the masses of the two objects, and D is the distance between them. And force is applied. इधर फोर्स लगाया हमने और इधर आ रहा है ऑब्जेक्ट, दोनों अट्रैक्ट हो रहे हैं। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अट्रैक्शन मीन्स दे आर अट्रैक्टेड ईच अदर, दोनों इधर जा रहे हैं। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ये मैथमेटिकली इसको हम लिख सकते हैं, ये ध्यान में रखने का और इसको लिखने का कैसा। द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है? अट्रैक्टिव फोर्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल का साइन है, इसी से हम लॉ लिख सकते हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये क्या है? मल्टीप्लीकेशन है। मल्टीप्लीकेशन मीन्स प्रोडक्ट, और ये नीचे है, ये कैसा है? 1/r² मीन्स इनवर्सली है। ये डायरेक्टली, ऊपर वाला डायरेक्टली, नीचे वाला क्या होता है? इनवर्सली। तो लॉ कैसा बोलेंगे हम? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट, M1 multiplied by M2 means product. The force of attraction is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional. Inversely proportional क्या है? ये R is the, यहाँ R है या D लो, यदि यहाँ D लेते हैं हम तो यहाँ पे भी क्या आएगा? D आएगा। यहाँ क्या आएगा? D आएगा। If this distance is D, then here also D. यहाँ क्या आएगा? D। तो क्या है, हम इससे क्या कह सकते हैं? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर है D का, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो हम कैसा बोलेंगे? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। दिस इज द न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ। क्या लिखेंगे इस स्टेटमेंट? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ attraction is directly proportional to the product of masses of the objects and inversely proportional to the square of the distance between them. Force of attraction is directly proportional to the product of masses of the objects and inversely proportional to the square of the distance between them. ये होता है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब एफ ये मैथमेटिकली सिंबॉलिकली ऐसा लिखा, तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हम जी लेते हैं। यहाँ पे क्या लेते हैं? जी M1 multiplied by M2 upon D square, M1 M2 अपॉन D स्क्वेयर, और G इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, इसी को कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। G क्या होता है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट।
क्या होता है ये? जी इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और इसकी वैल्यू होती है 6.673 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻11 और इसका यूनिट क्या होता है? यदि जी इधर लेके गए हम तो क्या हो जाएगा? नहीं, जी इक्वल टू क्या हो जाएगा? एफ मल्टीप्लाइड बाय डी स्क्वायर अपॉन m1 m2। क्या है इसकी वैल्यू? 6.673 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻11। अब इसका यूनिट क्या आएगा? फोर्स का मालूम है हमको, क्या है? न्यूटन। और डिस्टेंस काय में गिना जाता है? मीटर में। तो ये क्या आएगा? मीटर स्क्वायर अपॉन मास काय में आता है? केजी। तो ये क्या आएगा? केजी स्क्वायर। तो हमको जो जी की वैल्यू मिलती है, जी की वैल्यू ऐसी है 6.673 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻11 और इसका यूनिट एसआई यूनिट है। कौन सा यूनिट है ये? एसआई यूनिट nm स्क्वायर और केजी स्क्वायर। तो ये हो गया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूनिट। तो बच्चों आज इतना ही। और तुमको क्या याद रखना है? केपलर्स लॉ लिखना है, ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और ग्रेविटेशन क्या होता है ना? तो ये ध्यान में रखना।